इस वीडियो में हम पार्ट सी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और टोटल 60 क्वेश्चंस दिए होते हैं, इसमें से हमें 20 सॉल्व करना होता है। तो पहला क्वेश्चन है पार्ट सी का, पी एक्स वाई एक फंक्शन है जो कि फ्रॉम R2 to R डिफाइंड है। अगर x नॉट इक्वल्स टू 0 है तो मोड x होगा, अगर इज इक्वल्स टू 0 है तो मोड y होगा। हमें पता करना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट है। क्योंकि पार्ट सी का क्वेश्चन है तो सारे ऑप्शंस हम चेक करेंगे। पहला कहता है कि अगर पी एक्स वाई 0 के इक्वल है तो एक्स वाई भी 0 के इक्वल होगा, एंड क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है तो हमें वाइस वर्सा भी चेक करना है कि अगर एक्स वाई 0 के इक्वल है तो फंक्शन भी 0 के इक्वल होगा। तो देखिए, अब क्योंकि फंक्शन 0 के इक्वल है, इसका मतलब कि मोड x भी 0 के इक्वल होगा और मोड y भी 0 के इक्वल होगा। और मोड x 0 के इक्वल होने का ये मतलब है कि x 0 के इक्वल होगा और यहाँ पर y 0 के इक्वल होगा। ओके अब देखिए, क्योंकि मोड ये इम्प्लाई कर रहा है कि x 0 के इक्वल होगा, तो अगर x 0 के इक्वल है तो वो मोड y देगा, और अगर वो मोड y दे रहा है तो यहाँ पे मोड y भी खुद भी 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि एक्स वाई भी 0 के इक्वल होगा। वाइस वर्सा अगर हम चेक करें तो अगर x 0 के इक्वल है, यहाँ से देखो, अगर x 0 के इक्वल है तो वो मोड y देगा, और यहाँ पर y की वैल्यू भी 0 ही दे रखी है तो मोड y 0 हो जाएगा। जिसका मतलब ये है कि जो पी एक्स वाई है, x 0 के इक्वल है, ये तो 0 हो ही गया, और x 0 के इक्वल होने का मतलब ये वाला ऑप्शन भी, यहाँ से ये भी 0 हो गया, तो इसका मतलब पी एक्स वाई भी 0 के इक्वल हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि जो पी एक्स वाई है वो या तो 0 के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा, हम x की कोई भी वैल्यू ले लें। तो आप देखो, यहाँ पर भी, यहाँ पर क्या है, मोड x है, यहाँ पर क्या है, मोड y है। तो मोड x और मोड y होने की वजह से ये पॉजिटिव तो रहेगा। और 0 कब होगा, 0 उस केस में हो जाएगा जैसे कि अगर x 0 दे रखा है, क्योंकि फॉर ऑल x और y की बात हो रही है, तो जैसे x 0 के इक्वल दे रखा है, तो अभी हमने फर्स्ट ऑप्शन में देखा कि कैसे ये 0 हो रहा है। तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 के इक्वल होगा। तो उसका सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में कहता है कि अगर हम पी ऑफ एल्फ़ा एक्स और एल्फ़ा वाई अगर हम फाइंड करें तो वो इक्वल आना चाहिए एल्फ़ा एक्स पी ऑफ एक्स वाई के, फॉर ऑल एल्फ़ा बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल एल्फ़ा एक्स वाई। तो इसी फंक्शन में अगर हम इसको एल्फ़ा एक्स कर दें और इसको एल्फ़ा वाई कर दें तो रिज़ल्ट किस तरीके से होगा कि जो यहाँ पे मोड ऑफ एल्फ़ा एक्स की बात होगी और यहाँ पर मोड ऑफ एल्फ़ा वाई की बात होगी। ठीक है, व्हेन x इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, जिसमें से हम मोड x को बाहर निकाल सकते हैं और ये मोड x मोड y लिख सकते हैं, और कंडीशन जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, और ये हमें क्या मिल रहा है, ये हमारा p एक्स वाई वाला फंक्शन हो गया और ये हमारा एल्फ़ा एक्स आ गया। ये चीज़ करेक्ट होगी चाहे हम अल्फ़ा की कोई भी वैल्यू ले लें और चाहे एक्स वाई की आप कोई भी वैल्यू ले लो, तो ये फंक्शन पी एक्स वाई जो है इसके इक्वल ही आएगा। लास्ट ऑप्शन देखिए, पी एक्स वन प्लस एक्स टू वाई वन प्लस वाई टू इज लेस देन इज इक्वल्स टू दिस फॉर ऑल एक्स वाई एक्स फॉर ऑल द पेयर्स। ठीक है, तो हम एक रैंडमली एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। सपोज़ करो मैंने यहाँ पर ले लिया 5 0 विच इज़ x1 y1, x2 y2 का हमने ले लिया 0 1। ये ठीक है, तो पहले तो इन दोनों का सम लेना है, तो ये हो जाएगा p ऑफ 5 और y1 प्लस y2 लेंगे तो ये हो जाएगा 1। दिस इज़ लेस, ये हमें चेक करना है। देन p ऑफ x1 y1, इसका आंसर क्या आएगा, अगर x जो है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है तो मोड 5 आ जाएगा, प्लस इसमें अगर मोड x2 की वैल्यू 0 है तो मोड 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा मोड 5। ठीक है, और ये आ रहा है मोड ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 6 विच इज़ करेक्ट।
बट ये सारे पेयर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो हम ऐसा क्या एग्जाम्पल लें, क्योंकि मुझे तो बस कॉन्ट्रडिक्ट करना है। मुझे अगर एक भी ऐसा पेयर मिल जाता है जो इस इनइक्वालिटी को होल्ड ना करे तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो अभी जो हमने ये पेयर लेकर देखा है, इसके अकॉर्डिंगली ये इनइक्वालिटी सही आ रही है। बट अगर हम कोई एक ऐसा पेयर ले लें जो इस चीज़ को कॉन्ट्रडिक्ट कर दे, जो हमारा LHS पोर्शन है वो ग्रेटर आ जाए, तो हमें एक ऐसे पेयर के बारे में सोचना है। दूसरा पेयर हमने ले लिया, सपोज करो 1 0 और -1 8, ठीक है। अब दोनों का जब सम करेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 1 -1 0 हो जाएगा, y1 + y2 यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है। अब आप फंक्शन की वैल्यू देखिए, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो मोड 8 यूज़ होगा, क्योंकि मोड y होगा फंक्शन के अकॉर्डिंगली आंसर। और इसमें ये नॉन ज़ीरो है तो ये हो जाएगा मोड 1, ये भी नॉन ज़ीरो है तो ये हो जाएगा मोड 1, पॉजिटिव ही लेना है हमें। तो ये आ रहा है मोड 8, ये रहा है मोड 2, ये ग्रेटर है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। तो इसकी ऑप्शन ID फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट P बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट P² इज इक्वल्स टू P, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो P कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें फाइंड करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होंगी। बहुत ही सिंपल, अगर हमें ये बताया हुआ है कि P² P के इक्वल ही आ जाए और P के बारे में हमें ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं दे रखी है, सिर्फ इतना कहा गया है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो इतना हमें पता है कि अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लूँ P को, तो हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वापस से हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। अब चाहे आगे इसकी और पावर्स को इंक्रीज़ करते रहो, आपको वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी। तो इसका एक एग्जाम्पल मेरे पास है। तो कहता है कि जो ट्रेस ऑफ P होगा वो इरेशनल नंबर होगा। अगर आपने 3x3 की भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले रखी है तो कभी इसका ट्रेस जो है वो इरेशनल नंबर नहीं आता। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता P, तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। फिर कहता है कि ट्रेस ऑफ P रैंक ऑफ P के इक्वल होगा, तो ये चीज़ करेक्ट है क्योंकि ट्रेस 3 है और रैंक भी 3 है। उसके बाद ट्रेस ऑफ P, अभी मैं इसको करेक्ट नहीं कर रही हूँ, पर ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है वो भी हम रीज़न डिस्कस करेंगे। फिर कहता है कि जो ट्रेस है P का वो कोई इंटीजर होगा, तो ये चीज़ भी करेक्ट है। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो मेरे पास एक इंटीजर वैल्यू ही आएगी इसके ट्रेस की। फिर कहता है कि ट्रेस ऑफ P इज़ एन इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऐड करने पर मुझे कोई इमेजनरी नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ इनकरेक्ट हो गए। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में देखिए, बोलते हैं कि जितना भी ट्रेस होगा, ठीक है, ऐड करने पे जितना भी ट्रेस मिलेगा उतनी ही उसकी रैंक होगी। तो अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि हम अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स ले लें, तो ये हमें 1 ले लिया, ये 2 ले लिया और ये मैंने 0 0 0 0 0 0 0 कर दिया, ठीक है। अगर आपके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि अब इस एग्जाम्पल में ट्रेस जो है मेरे पास 3 आ रहा है बट रैंक कितनी है, रैंक 2 ही है, तो अनइक्वल आ रहा है। बट आप मैट्रिक्स भी तो देखिए, मैट्रिक्स अगर मैं इसका स्क्वायर करूं तो मुझे वापस से यही मैट्रिक्स नहीं मिलेगी, ठीक है। इसीलिए आप ऐसी कोई मैट्रिक्स जो है वो नहीं ले सकते, और इसी रीज़न की वजह से हमें मैट्रिक्स ही ऐसी लेनी है। अगर आप इसकी जगह कोई और मैट्रिक्स लेते हो जिसका आप स्क्वायर कर रहे हो तो वापस से वही मैट्रिक्स आ रही है, तो उसमें ऐसे केसेस, ऐसे एग्जांपल्स वैलिड नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। और ट्रेस ऑफ P जो है वो कोई इंटीजर होगा। अगर हम यहाँ पर देखो, क्योंकि स्क्वायर की बात हो रही है, तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसका आप स्क्वायर करोगे तो वापस से आपको 1 ही मिलेगा। अगर मैं इंटीजर ना लेकर कोई रैशनल वैल्यूज़ लेती हूँ और मेरी P जो मैट्रिक्स मैंने ली है उसमें अगर कुछ ऐसी वैल्यूज़ हैं, तो जब हम उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 इस तरीके से वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। तो हमें ऐसी वैल्यूज़ हमारे पास होंगी ही नहीं इस एग्जाम्पल में। और अगर हम ऐसी कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसमें, जैसे कि मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है, तो उसका सम जो है फिर वो इंटीजर ही आएगा। तो हमेशा जो ट्रेस की बात हो रही है, ट्रेस हमेशा ही इंटीजर होगा। तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इन बाइजेक्शन विद R। बाइजेक्शन के लिए 1 1 और ऑन टू मैप दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, तो R के साथ बाइजेक्शन किसका होगा। तो ये जो 1 1 और ऑन टू या फिर बाइजेक्शन की जब हम बात करते हैं तो कार्डिनैलिटी एक फैक्टर है जो हमें हेल्प करेगा यहाँ पर ऑप्शंस को चूज़ करने में।
बोलता है कि सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम 0 1 टू नेचुरल नंबर्स, तो इसकी कार्डिनैलिटी होगी अल्फा नॉट टू द पावर 2। यहाँ पर सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम n टू, इसकी कार्डिनैलिटी हो गई 2 और इसकी कार्डिनैलिटी हो गई एल्फ नॉट। लास्ट है सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ n, तो 2 टू द पावर एल्फ नॉट हो जाएगी। सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ r, मतलब ये पावर सेट्स की बात हो रही है, ये पावर सेट है n का, ये पावर सेट है r का, तो ये जो हो जाएगा 2 टू द पावर कॉन्टिनम। ठीक है, तो बाइजेक्शन उसका तभी r के साथ वही ऑप्शन करेक्ट होगा जिसकी कार्डिनैलिटी जो है वो कॉन्टिनम, r की कार्डिनैलिटी होती है कॉन्टिनम, तो वो जिसकी भी कार्डिनैलिटी इन चारों ऑप्शन से कॉन्टिनम है वही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि बाइजेक्शन में 1 1 एंड ऑन टू दोनों आते हैं, और इसके लिए 1 1 के लिए जो हमारी डोमेन की कार्डिनैलिटी है वो लेस होनी चाहिए, ऑन टू के लिए हमारी कोडोमेन की कार्डिनैलिटी लेस होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द डोमेन। पर बाइजेक्शन में दोनों की कार्डिनैलिटी अगर इक्वल होती है तभी बाइजेक्शन वो कहलाएगा r के साथ। पहले में आ जाएगा एल्फ नॉट का स्क्वायर, एल्फ नॉट ही होता है तो कार्डिनैलिटी इक्वल नहीं है, पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। 2 टू दी पावर एल्फ नॉट जो है वो कॉन्टिनम के इक्वल होता है और ये भी कॉन्टिनम है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। 2 टू दी पावर एल्फ नॉट अगेन कॉन्टिनम, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। और 2 टू दी पावर कॉन्टिनम इज़ ग्रेटर देन कॉन्टिनम होता है। ठीक है, तो लास्ट वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, इसके जो ऑप्शन करेक्ट होंगे वो है सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सीरीज़ हमें दी हुई है और हमसे पूछा गया कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं, और इसी तरीके से एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट और सीरीज़ है बेसिकली, और उसमें हमें कन्वर्जेंट फाइंड करना है। तो पहला ऑप्शन, जब भी ऑल्टरनेटिंग सीरीज़ हमें दी हुई होती है तो हम लेबनीज़ टेस्ट का यूज़ करते हैं। तो anth जो टर्म है वो ग्रेटर देन होना चाहिए an+1 से, डिक्रीजिंग हमारे पास होनी चाहिए anth की जो सीक्वेंस जो हमारे पास डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो an की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 1 बाय, एज वी नो दैट √n, दिस इज़ लेस देन √n+1, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हमारे पास ग्रेटर आ जाएगा। तो जो पहली कंडीशन है वो करेक्ट है, दैट an शुड बी ग्रेटर देन an+1। सेकंड कंडीशन होती है, जो an है अगर हम उस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराएं तो इट शुड अप्रोच टू 0। तो ये इसकी टर्म है, जैसे आप n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराएंगे ये 0 के टूवर्ड्स अप्रोच करेगा। तो लेबनीज़ टेस्ट के अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट वाली सीरीज़ है वो कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। सेकेंड ऑप्शन में फिर से हमसे कन्वर्जेंट की बात की है, बट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट यहाँ पर चेक करना है क्योंकि सीरीज़ जो है वो अल्टरनेटिंग है, तो लेबनीज़ टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली कंडीशन वही nth को हमें ग्रेटर शो करना है, तो वी नो दैट √n+n दिस इज़ लेस देन √n+1 और जैसे हम इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वाला जो साइड है इस तरफ आ जाएगा। तो ये फर्स्ट जो कंडीशन है इसकी फुलफिल हो जाएगी। जैसे हम इसको लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराएंगे इट विल स्टार्ट अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, तो सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ये जो सीरीज़ है ये कन्वर्जेंट तो है। सेकेंड अब आ जाते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पर मोड लगा देंगे। इस पर मोड लगाते ही ये वाला जो पोर्शन है वो हट जाएगा और पॉजिटिव टर्म्स की हमारे पास सीरीज़ हो जाएगी। तो उसके लिए हमें अब लेबनीज़ यूज़ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट पूछा गया है। तो हम इस पे अप्लाई करेंगे मोड, और मोड लगते ही ये जो है वो हट जाएगा और सीरीज़ पॉजिटिव हो जाएगी। तो हमारे पास जो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ के जो टेस्ट हैं हम उनको अप्लाई करेंगे। तो ये है 1/√n+, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें n को मल्टीप्लाई कर दिया और n को डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये हमारे पास सीरीज़, हम इसको लेट कर लेते हैं कि n है, ये सीरीज़ हो गई an। हमने इस सीरीज़ में किया गया है मल्टीप्लाई कर दिया n से और डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर ये जो 1/n है, 1/n है, इसको हम bn लेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा an/bn। मैं कंपैरिजन टेस्ट अप्लाई कर रही हूँ, ये हो जाएगा n, और यहाँ से हम n कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/√n, ये हो जाएगा प्लस का 1 और n, इससे ये कैंसिल हो गया। नाउ एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी दिस विल बी 0 और ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर आ गया 1/∞ 0 और 1, तो ये लिमिट अप्लाई करने पर आ गया 1।
क्योंकि ये फाइनाइट एंड नॉन ज़ीरो है तो दोनों का जो नेचर होगा वो सेम होगा। तो बी एन का नेचर देख लेते हैं। बी एन जो है वो हमने बी एन लेट किया था 1/n, और ये पी सीरीज़ टेस्ट के अकॉर्डिंगली कैसी है, डाइवर्जेंट है। तो ए एन भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो ये जो सीरीज़ थी ये हमने फाइंड किया, ये सीरीज़ कन्वर्जेंट है, बट हम जब एब्सोल्यूट फाइंड कर रहे हैं तो ये डाइवर्जेंट है, मतलब ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन में 1 + -1n + log n हमसे पूछा गया है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। तो इसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो, देखो सिंपली हम क्या करेंगे, पहले इसको अलग करके लिख लेंगे। ये जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये सीरीज़ कुछ इस तरीके से है, √n देन प्लस -1n √n, मतलब मैंने इसको इससे भी मल्टीप्लाई किया और इससे भी मल्टीप्लाई किया, अलग करके लिख लिया, प्लस log n, और ये जो डिनोमिनेटर है मैं इसको भी अलग करके लिख रही हूँ। तो ये हो जाएगा n⁵2 n⁵3² एंड n⁵3²। अब ये इन तीनों सीरीज़ का सम है। अब ध्यान रहे कि अगर एक भी सीरीज़ इनमें से डाइवर्जेंट हो जाती है तो ये डाइवर्जेंट ही होगी। तो मैं कोई भी एक सीरीज़ फाइंड कर सकती हूँ। √n का मतलब क्या है कि n की पावर यहाँ पर हाफ लगी हुई है, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैंने ये हटाया, ये हो जाएगा -1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा 2/2 दैट इज 1। तो यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा 1/n। अब मुझे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते भी हो तो कोई फ़ायदा है नहीं, इस पर लेबनीज़ टेस्ट लगा दीजिए। और अगर मान लीजिए कि ये नहीं होता, यहाँ पे मुझे ये कन्वर्जेंट मिल जाती, तो आप इस वाली सीरीज़ को भी नेक्स्ट लेबनीज़ टेस्ट से चेक कर सकते थे। बट यहाँ पर ये ही मुझे पी सीरीज़ टेस्ट से डाइवर्जेंट मिल गई है, क्योंकि पी की वैल्यू 1 है तो ये पूरी सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी, और इसमें बोला गया है कन्वर्जेंट। तो थर्ड ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। लास्ट ऑप्शन देखिए, लास्ट ऑप्शन में भी यही सेम हम चीज़ कर सकते हैं, -1n √n, ये हो जाएगा n⁵2, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई, बस मैं डिनोमिनेटर को अलग अलग कर रही हूँ, ये जगह 3/2। तो यहाँ पर ये तो मुझे कन्वर्जेंट मिल रहा है पी सीरीज़ टेस्ट से, ठीक है। 3/2 इज़ ग्रेटर देन 1, ये तो कन्वर्जेंट है। ये मैं चेक कर सकती हूँ लेबनीज़ टेस्ट से। अगेन √n है तो मैं यहाँ पे इसको शिफ्ट करके ये -1/2 कर सकती हूँ, विच इज़ 1। तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये आ जाएगा n, ठीक है। अब पहली कंडीशन जो है वो करेक्ट है, और एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये भी जो है कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो दोनों ही कन्वर्जेंट है तो सम भी कन्वर्जेंट ही रहेगा। तो फोर्थ ऑप्शन में कन्वर्जेंट ही बोल रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो कौन कौन से ऑप्शन, फर्स्ट एंड फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट ए बी n×n मैट्रिक्स सच दैट फर्स्ट 3 रोज ऑफ ए आर Li। तो फर्स्ट 3 रोज जो हैं वो Li हैं। देन कह रहा है कि फर्स्ट 5 कॉलम्स ऑफ ए आर Li, तो कॉलम्स जो हैं फर्स्ट 5 हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो यहाँ पर आप देखो, जो रैंक होती है वो हमें कैसे पता चलती है कि जो आपके पास रो स्पेस में कितने वेक्टर्स हैं और कॉलम स्पेस में कितने वेक्टर्स हैं। तो इसने यहाँ पर बताया है कि फर्स्ट 5 जो हैं वो Li हैं। तो ये भी हमारे पास, मतलब आपको यहाँ पर क्योंकि ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं और ये मुझे 5 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 वेक्टर्स अभी आपको और ऐसे मिलेंगे जो Li होंगे, क्योंकि आपस में इक्वल होता है, उसी से हमें रैंक पता चलती है। तो ये 5 है, तो यहाँ से मुझे इतना तो पता लग गया कि एटलीस्ट जो रैंक ऑफ ए है, क्योंकि 5 कॉलम्स की बात की है, फर्स्ट 5 कॉलम्स तो हमारे Li हैं, ये मुझे पता है। सिर्फ यही फर्स्ट 5 कॉलम्स Li होंगे, ये चीज़ मुझे नहीं पता है। तो जो रैंक है वो एटलीस्ट जो है उसकी इसकी 5 से ग्रेटर भी हो सकती है। तो रैंक 5 या 5 से ग्रेटर होगी। तो ये ऑप्शन जो है हमें थर्ड में दिखाई दे रहा है, ये करेक्ट है। मैं वापस से इसको रिपीट कर देती हूँ। देखो, जो रो होती है, रो ऑफ ए है, वो किसके इक्वल होती है, रो स्पेस में जितने वेक्टर्स हैं और इज इक्वल्स टू जो कॉलम स्पेस होता है, ठीक है, इनके डायमेंशन की इक्वल होती है। अब इसमें तो हमें 5 बताया हुआ है कि 5 हैं, और रो में हमें 3 बताया हुआ है। तो रो में आपको 2 वेक्टर्स और ऐसे मिलेंगे, क्योंकि आपस में इक्वल होते हैं, तो आपको 2 वेक्टर्स और ऐसे मिलेंगे जो किस में है, रो स्पेस में और आएंगे, ठीक है, और 2 Li वेक्टर्स आएंगे।
अब बस यही 5 एलआई वेक्टर्स हैं कॉलम स्पेस में, ये सिर्फ हमें नहीं बोला गया है, 5 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मुझे इतना तो पता लग गया कि 5 तो है ही, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और यही सेम ऑप्शन थर्ड में है। तो और ये सेकेंड ऑप्शन है बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है कि लेस देन इज इक्वल्स टू 5 है, तो ये ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। ये बोलता है ए हैज़ एटलीस्ट 5 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज। अब क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है तो इसमें भी मैं ये बोल सकती हूँ कि 5 तो होंगे ही होंगे, ठीक है, रोज़ की बात हो रही है, तो ये फर्स्ट करेक्ट है। लास्ट ऑप्शन में देखिए हमसे बोल रहे हैं कि जो रैंक है ए स्क्वायर दैट विल बी ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए इंटू ए, ठीक है, ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, और हमें इसका फॉर्मूला पता है कि जो रैंक ए इंटू बी दैट शुड बी लेस देन इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ए, और क्योंकि दूसरी भी रैंक ए की ही बात हो रही है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमें पहला रिजल्ट मालूम हुआ है वो ये है कि रैंक ऑफ ए ये ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 5 है, ठीक है, 5 या 5 से ज़्यादा हो सकती है। थोड़ी देर के लिए मैं ये सपोज़ करती हूँ कि इसकी रैंक 5 है, तो ये 5 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 5 हो जाएगा, इन दोनों में से जो मिनिमम होगा दैट मीन्स 5, मतलब रैंक ऑफ ए स्क्वेयर इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू 5 हो रही है, और यहाँ पर बिल्कुल अपोजिट आंसर बोला गया है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सपोज करो कि अगर 6 होती, क्योंकि 5 से ज़्यादा है तो 6 भी हो सकती है, तो यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, यहाँ पर भी 6 आ जाएगा, और ये लेस देन इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है, 5 और 5 से ग्रेटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे बोल रहा है 6 से लेस ही होना चाहिए। तो ये जो दोनों रिजल्ट हैं वो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी इनकरेक्ट। इसके 2 ऑप्शंस हमें करेक्ट मिले हैं, फर्स्ट एंड थर्ड, सो ऑप्शन आई डी फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेटेड। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमें दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि किस पी की कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, उसके लिए हमसे पूछा गया है कि इस पर कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल से रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, 2 वीडियोज़ हैं, आपको दोनों लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अगर आपको वो रिज़ल्ट मालूम है तो हम इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और नहीं भी मालूम तो सिंपली से आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो। अगर इंटीग्रेशन सॉल्व करने के बाद जो लिमिट, जो आंसर हमारे पास जो लिमिट आती है इसकी वो फाइनाइट आती है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है, तो आप सिंपली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो उस मैं एक बार आपको 2-3 रिजल्ट्स बता देती हूँ जो हमने उस वीडियो में डिस्कस किए थे। एक रिज़ल्ट था कि अगर हमारे पास a टू b है इसकी इंटीग्रल लिमिट्स, और फॉर्म है 1/t⁻p, तो जैसे कि हमारा सीरीज़ में p टेस्ट काम करता है, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास इसमें रिज़ल्ट मिलता है कि अगर p ग्रेटर देन 1 है तो हमें मिलेगा कन्वर्जेंट, और p अगर लेस देन इज इक्वल्स टू 1 है तो हमें मिलेगा ये डाइवर्जेंट, ठीक है। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, यहाँ पर ये जो लोअर लिमिट है दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो हमने फंक्शन लिया है उसको 0 पे प्रॉब्लम है, 1/0 विल टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो दिस a शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। यहाँ पर आप देखोगे तो ये 0 के इक्वल है, बट इस केस में 0 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देन इसी से मिलता जुलता जो सेकेंड रिजल्ट है कि अगर ये 0 हो जाए और कोई लिमिट b है या इन्फिनिटी है, क्योंकि इस फंक्शन को इन्फिनिटी पे कोई इशू नहीं है, बल्कि इन्फिनिटी होगा तो इट विल टेंड्स टुवर्ड 0। तो अगर 0 to b है और फंक्शन की फॉर्म कुछ इसी तरीके से है, तो जो ये रिजल्ट है ये हमारे पास बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं फॉर कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। p ग्रेटर देन 1 के लिए ये डाइवर्जेंट हो जाता है, एंड p लेस देन इज इक्वल्स टू 1 के लिए ये यहाँ पे आ जाएगा इक्वल का साइन, p ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 के लिए, और ये हो जाएगा p लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट हो जाएगा। p इज इक्वल्स टू 1 के लिए दोनों ही केस में ये डाइवर्जेंट रहता है, और दोनों कंडीशंस जो है बाकी की वो बिल्कुल चेंज हो जाती हैं। अब इस कंडीशन में p लेस देन 1 के लिए ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। तो ये दोनों टेस्ट आपको मालूम होने चाहिए, और इसमें 0 के लिए ये ध्यान रखना है आपको। अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। इस फॉर्म के लिए हमें इसको डिनोमिनेटर में इस फॉर्म को लाना होगा। दूसरी चीज़ जो हमें पता है कि अगर साइन t/t की फॉर्म है, ठीक है, और हम इसमें लिमिट जो है t को 0 के टुवर्ड्स अप्रोच करा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा कि ये हो जाएगा 0/0 की फॉर्म,
ठीक है। और एल रूल लगा के बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसकी जो लिमिट है ये हमारी 1 के टूवर्ड्स अप्रोच करती है। कैसे? जब हम 0/0 की फॉर्म बनी और हमने इस पर एल रूल लगाया, दिस विल बी कॉस टी और ये आ जाएगा 1। अब आप लिमिट इसमें t टेंड्स टू 0 अप्रोच कराएंगे तो cos 0 = 1 आ जाएगा। तो इसकी जो लिमिट है साइन t/t की फ्रॉम 0 to 1, दिस विल अप्रोच टूवर्ड। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? t⁻p को अगर हम डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये t⁻−p हो जाएगा और -p को हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं -p एंड ये हो जाएगा +1 -1। ठीक है, ये हो जाएगा साइन t। तो हम इसको आगे फर्दर लिख सकते हैं साइन t/t एंड t⁻−p -1। तो ये तो हमें एक फाइनाइट वैल्यू देगा। हम चेक कर लेते हैं 1/t⁻, माइनस कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा p +1। ओके, हम इसको चेक कर लेते हैं क्योंकि लिमिट हमारी यहाँ पे 0 to 1 है, तो ये 0 है, जिसकी वजह से जो मैंने आपको सेकेंड रिज़ल्ट बताया था वो अप्लाई होगा। और उस रिज़ल्ट में था इफ़ p इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 देन इट इज़ डाइवर्जेंट एंड p अगर लेस देन 1 है तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट होने के लिए -p +1 इसका इसका लेस देन 1 होना ज़रूरी है। और इसको हम लिख सकते हैं -p -1, यहाँ पे आ जाएगा 1 और -1 को उधर शिफ्ट करेंगे -p, ये हो जाएगा +1 2, मतलब कि p शुड बी ग्रेटर देन -2। p की वैल्यू जब -2 से ग्रेटर होगी तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बना लो, ये हो जाएगा 0, ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये आ जाएगा -2, तो -½ आपको समथिंग यहाँ पर मिलेगा, मतलब कि ग्रेटर है, तो ये हो जाएगा कन्वर्जेंट। -3/2 विच इज़ समथिंग -1.5 वो आपको इस साइड ही मिलेगा, तो अगेन उसको वो कन्वर्जेंट हो जाएगा इंटीग्रल, बट यहाँ पर डाइवर्जेंट दिया हुआ है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। देन 4/3, पॉजिटिव का 4/3 है तो ऑब्वियसली वो आपको इस साइड मिलेगा, तो ये हम आपका करेक्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन है -4/3 विच इज़ -1 पॉइंट समथिंग, तो ये भी आपको कन्वर्जेंट मिलेगा, यहाँ पर डाइवर्जेंट दिया हुआ है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके 2 ऑप्शंस करेक्ट है, फर्स्ट एंड थर्ड। सो ऑप्शन ID फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है f और g फंक्शन हमें दे रखा है और हमसे यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी के ऊपर जो है ऑप्शंस पूछे हुए हैं। सारे ऑप्शंस यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी पर हैं, तो हम चेक कर लेते हैं कि f और g में से कौन सा यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस है। पहले ऑप्शन में दोनों को बोला गया कि यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस होगा। मेन चीज़ जो है वो हमसे किस इंटरवल में पूछा गया है वो इम्पॉर्टेंट है। r पूछा गया है तो मतलब -∞ to ∞ है। तो f फंक्शन देखते हैं, f(x) = e⁻⁻x है। जब हम -∞ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा e⁻∞, ये टेंड करेगा इन्फिनिटी के टूवर्ड्स। जब हम यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी लेंगे तो ये हो जाएगा -x है, तो -∞, ये 0 के टूवर्ड्स टेंड करेगा। हमने यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, मैंने इस पर वीडियो अपलोड की थी जहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर आप फाइनाइट पॉइंट पुट कर रहे हो तो फाइनाइट आंसर आना चाहिए, बट अगर हम इनफाइनाइट लिमिट पुट कर रहे हैं तो अगर उस पर इनफाइनाइट आ जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। हम सिंपली क्या चेक कर सकते हैं फिर कि अगर उसका जो डेरिवेटिव है, ठीक है, वो फाइनाइट है या नहीं। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव चेक करूं तो ये हो जाएगा e⁻⁻x और यहाँ पर आ जाएगा माइनस। और अगेन अब हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करते हैं, अगर मैं -∞ यहाँ पर पुट कर रही हूँ तो ये हो जाएगा +∞, विच इज़ अगेन इन्फिनिटी ही दे रहा है हमें। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा r पे। मैं g इसलिए नहीं चेक कर रही क्योंकि मुझे f पर ही यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी यहाँ पर नहीं मिली। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन में वही पूछा गया है हमसे, तो f जो है बोल रहा है सेकंड ऑप्शन में कि यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूअस होगा। अब यहाँ पर हमें एक इंटरवल दिया हुआ है a to
प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी को हटा लिया गया है, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स है और मैंने यहाँ पर पहले ए पुट किया तो ये जो है हमें एक फाइनाइट लिमिट दे देगा। फिर इन्फिनिटी जब हम पुट करेंगे तो ये जो है जीरो के टूवर्ड्स अप्रोच कर रहा है, दोनों में फाइनाइट है, तो ये सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि हमें इसमें फाइनाइट लिमिट मिलेगी। थर्ड ऑप्शन में बोलता है कि जी के बारे में बोला गया है। अब जी जो ऑप्शन है ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर है और आर का मतलब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में पूछा गया है। जब मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लूँगी तो ये एक्स स्क्वायर है जो कि इसको पॉजिटिव कर देगा, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, इट विल अप्रोच टूवर्ड्स जीरो। देन इन्फिनिटी का स्क्वायर तो इन्फिनिटी ही होगा और अगेन ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ये जीरो के टूवर्ड्स अप्रोच करेगा, तो इनफाइनाइट पर भी हमें फाइनाइट ही लिमिट मिल रही है, तो थर्ड जो है वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस है। लास्ट ऑप्शन है, हमें इसके प्रोडक्ट पे बताना है कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं। माइनस आर इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड द प्रोडक्ट इज ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ओके, सो माइनस इन्फिनिटी सबसे पहले चेक करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी ई टू द पावर प्लस इन्फिनिटी और 1 माइनस इन्फिनिटी, ये जो 1 माइनस इन्फिनिटी, 1 में से हम इन्फिनिटी माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ई टू द पावर इन्फिनिटी इंटू माइनस इन्फिनिटी विच इज़ ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का माइनस इन्फिनिटी। ओके, एंड इट विल अप्रोच टूवर्ड्स ज़ीरो। जब हम पॉजिटिव इन्फिनिटी पर इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी एंड 1 प्लस इन्फिनिटी इज़ इन्फिनिटी विच इज़ e to the power माइनस इन्फिनिटी एंड दिस विल ऑल्सो अप्रोच टूवर्ड्स ज़ीरो। दोनों पे फाइनाइट आंसर आ रहा है, दैट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो इसका लास्ट ऑप्शन करेक्ट है और ये रॉन्ग था, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट था और थर्ड ऑप्शन करेक्ट था, तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आईडीज आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर जी नॉट इक्वल्स टू माइनस आयोटा और एफ जी हमें डिफाइंड है इस तरीके से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। पहला ऑप्शन है एफ हैज़ फाइनाइटली मेनी जीरोज, देन एफ हैज़ अ सीक्वेंस ऑफ जीरोज दैट कन्वर्जेस टू रिमूवेबल सिंगुलरिटी, देन पोल, वही सेम ऑप्शन है बट इसमें पहले मैं बोला रिमूवेबल सिंगुलरिटी पे के टुवर्ड्स कन्वर्ज करेगा, या पोल या फिर एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो जीरोज़ की बात की गई है, सबसे पहले हम इसके जीरोज़ फाइंड कर लेते हैं। चारों ऑप्शंस में जीरोज़ ही पूछा गया है, so this is equals to e to the power minus 1 by z plus iota and minus 1 this is equals to 0 क्योंकि हमें ज़ीरोज़ फाइंड करना है और ये हो जाएगा 1 को हम शिफ्ट करेंगे प्लस 1। अब 1 किस पर आता है, जब हम e टू दी पावर, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं e टू दी पावर आयोटा 2n पाई, 2n पाई रखेंगे तो साइन जो है वो ज़ीरो हो जाएगा और कॉस पर पॉजिटिव 1 आता है, तो हम इसको इक्वेट कर सकते हैं, तो यहाँ से e और e हट जाएगा, इक्वेट करेंगे तो हमें चाहिए z की वैल्यू, so दिस विल बी 1 पाई आयोटा 2n पाई, दिस इज इक्वल्स टू z प्लस आयोटा, और हमें चाहिए ज़ीरोज़ की वैल्यू, तो हम z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 1 बाई आयोटा 2n पाई माइनस आयोटा। ठीक है, इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हो, आयोटा हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ से ये हट जाएगा, ये हो जाएगा आयोटा माइनस, ठीक है, माइनस आयोटा आप कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 2n पाई प्लस में 1, ये हो जाएगी z की वैल्यू। तो z जब जब ये वैल्यू अटेन करेगा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, तब हमें इसके ज़ीरोज़ मिलते चले जाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स हैं, इतने हमें इसके ज़ीरोज़ मिलेंगे। तो पहले ऑप्शन में कहता है कि f हैज़ फाइनाइटली मेनी ज़ीरोज़, तो फाइनाइट तो है ही नहीं ज़ीरोज़, इनफाइनाइट ज़ीरोज़ हैं, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। अब इसके सीक्वेंस, जो इसके ज़ीरोज़ की सीक्वेंस बन रही है, जो हमने फाइंड किया है ना, यही है इसके सीक्वेंस बन रही है ये ज़ीरोज़ की। अभी पूछ रहा है किस पे कन्वर्ज करेगी, तो तीनों और बाकी के तीनों ऑप्शन में से कन्वर्जेंट की बात की गई, तो लिमिट हम निकाल लेते हैं, इसके ज़ीरोज़ की लिमिट निकालेंगे विच इज़ n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो जब जब n इन्फिनिटी के टूवर्ड्स टेंड करेगा तो n 1 बाय इन्फिनिटी विल अप्रोच टूवर्ड्स ज़ीरो, तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और माइनस आयोटा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, z इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा। अब ध्यान से समझिए, हमने जो सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ का लिमिट
फाइंड किया वो हमारे पास आ रहा है माइनस आयोटा। अब ये जो माइनस आयोटा है, जो फंक्शन हमें गिवन है, हमें ये फाइंड करना है कि माइनस आयोटा इस फंक्शन का पोल है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी है या एसेंशियल सिंगुलरिटी है। फंक्शन पे वापस आइए। फंक्शन कह रहा है e टू द पावर 1/z प्लस आयोटा। अगर हम इसको इसका एक्सपेंशन लिख दें, वी नो दैट e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है 1 + x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। हमें लिखना है एक्सपेंशन इसका, तो 1 प्लस x की जगह पर आ जाएगा z प्लस आयोटा प्लस 1/z प्लस आयोटा का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। -1 है तो ये +1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसकी एक्सपेंशन आ गई। दिस इज इक्वल्स टू e टू द पावर 1/z प्लस आयोटा -1 की एक्सपेंशन है, या फिर ये बोलो ये एक्सपेंशन किसकी लिखी है हमने, फंक्शन की एक्सपेंशन लिखी है। और हमारे पास जो सिंगुलरिटी आई है, सॉरी जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ जीरोज़ आया है, लिमिट आया है, वो है माइनस आयोटा। तो जैसे ही हम इस पर माइनस आयोटा रखेंगे, आप देख रहे हो ये भी ज़ीरो हो जाएगा, ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अगर माइनस आयोटा पर हमें ये सारे डिनोमिनेटर्स नेगेटिव जो पावर्स हमें मिल रही हैं, आप इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये फॉर्म कैसी होगी, z प्लस आयोटा -1 देन z प्लस आयोटा -2। और इसी तरीके से जैसे जैसे एक्सपेंशन बढ़ती चली जाएगी, हमें सारी नेगेटिव पावर्स मिलेंगी। जब हमारे पास इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स होती है तो वो क्या होती है, हमारी एसेंशियल सिंगुलरिटी होती है। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। f हैज़ अ सीक्वेंस ऑफ ज़ीरो। इस f के पास जो सीक्वेंस ऑफ ज़ीरोज़ हमें मिल रही है उसका कन्वर्जिंग पॉइंट कौन सा है, माइनस आयोटा है। और वो माइनस आयोटा क्या है, वो हमें एसेंशियल सिंगुलरिटी दे रहा है फंक्शन की। तो लास्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इसका सिर्फ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन आई डी फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ बी अ होलोमॉर्फिक फंक्शन ऑन द ओपन यूनिट डिस्क डी। सपोज दैट फंक्शन की वैल्यू, मोड की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 1 है एंड फंक्शन 0 पर आयोटा दे रहा है। हमें फाइंड करना है कि क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है 1/2 की। तो ये क्वेश्चन है मिनिमम मॉड्यूलस थ्योरम का, क्योंकि मोड फंक्शन की मिनिमम वैल्यू की बात की गई, मिनिमम मॉड्यूलस की बात की गई है। इस फंक्शन का मिनिमम मॉड्यूलस क्या है 1। इसका जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू 1 अटेन कर सकता है। तो ये हो गया हमारा डोमेन डी, ठीक है। और फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 1 है, 0 पर ये आयोटा दे रहा है, ठीक है। तो 0 पर ये फंक्शन आयोटा दे रहा है। तो ये जो 0 है वो डोमेन का पॉइंट है, ठीक है। और आयोटा का जो मोड है वो इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि मिनिमम मॉडल, ये मैंने एक वीडियो भी अपलोड की हुई है इसकी अलग से, आप चाहो तो देख सकते हो, उसमें रिजल्ट्स भी अच्छे से बताया हुआ है। तो अगर जो मिनिमम वैल्यू है फंक्शन की वो हमें इनसाइड द डोमेन किसी पॉइंट पर मिल रही है, दैट मीन्स जो फंक्शन होता है वो कांस्टेंट होता है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, फंक्शन अगर हमें इनसाइड द डोमेन मतलब डोमेन के किसी भी एक इंटरनल पॉइंट पर, जो एक ऐसा पॉइंट जो डोमेन के अंदर है, उस पर हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देता है, तो फंक्शन कैसा हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। मिनिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमें हमेशा फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो बाउंड्री पर अटेन होती है, ठीक है। पर अगर वो वैल्यू, मिनिमम वैल्यू हमें इनसाइड द डोमेन अटेन हो रही है, इसका मतलब होता है फंक्शन कांस्टेंट है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैंने काफ़ी अच्छे से मिनिमम मॉड्यूलस थ्योरम के बारे में आप समझाया हुआ है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। तो फंक्शन कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जो हाफ वैल्यू पूछी गई है वो भी डोमेन में ही लाई करती है। तो फंक्शन कांस्टेंट है तो वो हर वैल्यू पर आयोटा वैल्यू ही देगा। इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया। इस पे फंक्शन हाफ पर भी फंक्शन आयोटा ही वैल्यू देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द पॉलिनोमियल x² + 3x - 1, और हमसे पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया है उस पॉलिनोमियल के रूट्स चेक कर लेते हैं कि वो क्या आ रहे हैं। अगर हम इसके रूट्स निकालेंगे, सिंपली a की वैल्यू कितनी हो गई 1, b की वैल्यू हो गई 3, c की वैल्यू हो गई -1। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, -b + -b² 9 - 4ac/2a, ये हो जाएगा 4।
ये हो जाएगा -3 प्लस माइनस √13/2, विच मीन्स कि हमें दो रूट्स कौन से मिल रहे हैं, -3/2 प्लस -13/2। इररेड्यूसिबल पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और एक्सटेंशन फील्ड पर भी आपको वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ जाके इसको अच्छे से समझ सकते हो, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आप पे क्लियर हो जाएगा विद एग्जांपल्स। तो ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमें जो रूट्स मिले हैं इसके, वो मिले हैं -3/2 जो कि एक रैशनल है। देन यहाँ पर हमें √13 मिला है, मतलब बेसिस में √13 आना चाहिए, पहला कहता है। और इसके हेल्प से आप रिड्यूस कर सकते हो इस फंक्शन को, ठीक है। तो ध्यान रहे कि रैशनल्स मिले हैं एक तो, क्योंकि -3/2 है, और 13 जो है वो हमारे बेसिस में आएगा जो इसको जनरेट कर सकता है। तो पहला कहता है कि f इज़ इररिड्यूसिबल ओवर z√13। अगर मैं रैशनल्स की जगह पर इंटीजर्स ले लूँ तो हमें ये पता है कि -3/2 इंटीजर नहीं है, और क्योंकि इंटीजर नहीं है ये, तो z पे इस पे तो इररिड्यूसिबल रहेगा, और वही ऑप्शन कह रहा है कि f जो है इररिड्यूसिबल होगा इस पर। नेक्स्ट कहता है f इज़ रिड्यूसिबल ओवर q। अब देखो q पर रिड्यूसिबल है, बट सिर्फ इतने यही आएगा, उसमें यही जनरेट हो पाएगा। हमें इसके रूट्स जब हमने इसके रूट्स फाइंड किया उसमें √13 भी आ रहा है, तो इस पे बेसिकली वो रिड्यूसिबल है, क्योंकि जो इसकी जो ये पॉलिनॉमियल है, हम इसको जब स्प्लिट करके लिख रहे हैं, इसके जो हमने रूट्स फाइंड किए वो इससे जनरेट हो रहे हैं, रैशनल्स और √13। तो ये कह रहा है कि f इररिड्यूसिबल होगा ओवर q, तो ये करेक्ट है, क्योंकि ये रिड्यूस सिर्फ रैशनल्स में नहीं किया जा सकता, इसलिए इररिड्यूसिबल है। लास्ट थर्ड ऑप्शन कहता है कि f इज़ रिड्यूसिबल ओवर q13, तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि इस रैशनल और √13 इस पे ये रिड्यूस हो जाएगा, फैक्टर्स में ब्रेक हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन कहता है कि z√13 इज़ UFD से रिलेटेड अभी मैंने वीडियो अपलोड की है, वहाँ पर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के, एंड साथ में मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी डिस्कस किए हैं कि आप डायरेक्टली कैसे फाइंड कर सकते हो कि UFD है या फिर नहीं। तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट किस लिए है कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन दो कंडीशंस कहता है, जिसमें से पहली कंडीशन ये होती है कि आप कोई भी नॉन ज़ीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट ले रहे हैं और आप उसको फैक्टराइज करके लिखें। जब आप उसको फैक्टराइज कर रहे हैं तो वो इररिड्यूसिबल एलिमेंट्स में फैक्टराइज होना चाहिए। सेकेंड इसकी कंडीशन कहती है कि जो हम उसको डिकम्पोज करके लिखते हैं वो यूनिक होता है अप टू एसोसिएट। तो ये मैंने अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको ऐसे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए। सो 4 हमने ले लिया इसका एक एलिमेंट z√13 का, तो 4 को हम ब्रेक करके कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2, या फिर -2 × -2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं √13 चाहिए तो √13 देन +3 एंड √-3 विच इज़ a + b a - b, और ये हमारे पास आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 13 - 9 विच इज़ 4। तो आपने देखा कि 4 को हम इन 3 तरह से फैक्टराइज करके लिख सकते हैं। और जहाँ तक सेकंड पॉइंट की बात है कि आपस में एसोसिएट होने चाहिए, तो 2 तो -2 से एसोसिएट हो जाएगा, पर ये एसोसिएट नहीं होगा। एसोसिएट का मतलब भी मैंने उस वीडियो में बताया था, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रही, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हो। तो जो हमने फैक्टराइज इसको किया है वो यूनिक नहीं है अप टू एसोसिएट, दैट्स वाई ये UFD नहीं होगा और ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो कौन से फर्स्ट 3 ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन ID फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन में n पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है और z(θ) की वैल्यू ये दी हुई है, वेयर θ इज़ फ्रॉम 0 to 2π। हमें एक सेट दिया हुआ है, मतलब θ यहाँ से बिलोंग कर रहा है और वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि जो 4 ऑप्शंस बाकी के दिए हुए हैं, कौन सा ऐसा सेट होगा जो इसको कंटेन कर ले। कंटेन करने का मतलब है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ पर हम z(θ) की वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसमें z(θ) की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा मोड z(θ) पे पावर n करेंगे तो इसकी पावर n हो जाएगी r⁴n e⁻θn +1, इसका मोड हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ z(θ) पे मोड है तो इसका मोड हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा मोड r⁴n e⁻θn।
एंड माइनस का 1। दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। तो मोड z का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, z का कॉन्जुगेट। यहाँ पर तो ये हो जाएगा क्योंकि मोड का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास a माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लग जाएगी क्योंकि मोड सिर्फ इस पर है, ठीक है। तो z और z का कॉन्जुगेट लिखेंगे। दूसरी चीज़, ये मोड में है तो ये e टू दी पावर आइटा थीटा 1 वाला जो ये है इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो सिंपली हम इसको हटाकर सिर्फ r टू दी पावर n लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। अब हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, r टू दी पावर n e टू दी पावर आयोटा थीटा n प्लस 1, ठीक है, ये हो गया z। अब इसका कॉन्जुगेट लिखना है, r टू दी पावर n e टू दी पावर माइनस थीटा n प्लस का 1। कॉन्जुगेट में सिर्फ आयोटा का साइन चेंज होगा। ये तो हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आर एन माइनस 1 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, r टू दी पावर 2n प्लस 1 माइनस 2 टू दी पावर rn। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो e की पावर है वो 0 हो जाएगी, विच इज़ 1। तो ये हो जाएगा r टू दी पावर 2n। इसको फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आर एन ई टू द पावर आयोटा थीटा एन, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आर एन ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा एन प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ हो जाएगा। इसमें से हम इसको इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, प्लस 1 को प्लस 1 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2 टू दी पावर 2 इंटू आर टू दी पावर एन। इन दोनों में से हम r टू दी पावर n जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e टू दी पावर आयोटा थीटा n प्लस e टू दी पावर माइनस आयोटा थीटा n माइनस 2rn। rn को जब हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ से ये हट गया, यहाँ से ये हट गया। 2 को हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से -1, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू होती है, दिस इज cos n थीटा इज इक्वल्स टू -1। तो जो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो इन चारों में से करेक्ट होगा। तो ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सारे रॉन्ग हो गए। तो ऑप्शन ID थर्ड की करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट D डोमेन दे रखा है ओपन यूनिट सर्कल और फ्रॉम D टू D होलोमॉर्फिक फंक्शन है। सपोज दैट f of 0 इज इक्वल्स टू 0 एंड f डैश 0 भी 0 के इक्वल है। देन पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है हाफ पे। तो क्योंकि जैसे ही हमें ये कंडीशन मिलती है तो f 0 पर 0 वैल्यू दे रहा है, तो एक जो लेमा हमारे माइंड में आता है वो है स्वारेज लेमा। तो वही यहाँ पर यूज़ हो रहा है, उसका एक रिज़ल्ट है जिसका यूज़ हमने यहाँ पर किया है, क्योंकि f डैश 0 पर वैल्यू पूछी गई है, बताइए। तो ज़ीरोज़ का रोल यहाँ पर है। देन f ऑफ हाफ पर ये वैल्यू पूछी गई है, ओके। तो आप ये देखिए, जैसे कि हम जब ज़ीरोज़ की बात करते थे, ज़ीरोज़ का ऑर्डर यहाँ से पता चल रहा है कि f 0 पर 0 वैल्यू दे रहा है, देन f डैश 0 पर 0 वैल्यू दे रहा है। तो हम क्या कहते थे कि अगर हम nth डेरिवेटिव कर रहे हैं, आप जिस भी पॉइंट पे निकालना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 0 पे बात की गई है तो मैं 0 बोल देती हूँ। तो जब वो नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो वो उसका ऑर्डर हो जाता था, ठीक है। यहाँ पे 0 आ रहा है, अगर मैं इसके डेरिवेटिव की बात करूँ, f का जो डबल डेरिवेटिव है वो मे बी 0 आ जाए और मे बी नॉट इक्वल्स टू 0 आए, ठीक है। तो एटलीस्ट जो इसका जो ज़ीरोज़ होगा, अगर वो सपोज करो नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाता है, ठीक है, तो एटलीस्ट इसका, अगर देखो इसमें 2 केसेस आ रहे हैं। अगर सपोज़ करो कि जो डबल डेरिवेटिव है 0 पर वो 0 के इक्वल आ जाता है और हम दूसरा कंडीशन मान के चलते हैं कि 0 नहीं आता, ठीक है। अगर 0 नहीं आता तब तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, सॉरी इस ज़ीरोज़ का ऑर्डर कितना हो जाएगा 2। अगर 0 आ जाता है तो फिर हम थर्ड पे चेक करेंगे कि वो 0 के इक्वल आ रहा है या फिर नहीं। तो इसका मतलब अगर मान लो थर्ड पर आता है तो इसका ऑर्डर 3 हो सकता है, या फिर अगर नहीं आता तो फिर 4 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो जो इसका ज़ीरोज़ मुझे मिल रहा है, ज़ीरोज़ का जो मुझे ऑर्डर मिल रहा है
वो एटलीस्ट कितना होगा, एटलीस्ट 2 हो सकता है। और अब कंडीशन हमारे पास क्या है, जो रिजल्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ। रिजल्ट ये कहता है कि सपोज करो कि f आपके पास कोई एनालिटिक फंक्शन है, किसमें, एक ओपन यूनिट डिस्क में, ओपन यूनिट डिस्क, या फिर आप सिंपली ये बोल लो कि f एनालिटिक फंक्शन है ओपन यूनिट डिस्क में विद कंडीशन दैट एफ जी ये लेस देन इज इक्वल्स टू 1 है एंड दिस हैज़ हैविंग अ ज़ीरो ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, n यहाँ पर क्या है, ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 0। अगर ये होल्ड करता है देन यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिलता है कि जो मोड f ऑफ z होगा दैट विल बी ऑलवेज लेस देन इज इक्वल्स टू मोड ऑफ z टू द पावर n। यहाँ पर जो z है वो आपका डोमेन का ही एलिमेंट है। देन सेकंड रिजल्ट हमें मिलता है मोड ऑफ एफ एन 0 पर दिस विल बी ऑलवेज लेस देन इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल। जो ऑर्डर होगा ना उसका, उसके फैक्टोरियल से लेस देन इज इक्वल्स टू होगा। अब कंडीशन देख लेते हैं। एफ एनालिटिक बोल रहा है ओपन यूनिट डिस्क पे, तो ये तो करेक्ट दे रखा है कि मतलब ये कंडीशन तो होल्ड कर रही है कि ओपन यूनिट डिस्क पे ये होलोमॉर्फिक है, हमें ये गिवन है। उसके बाद बोल रहा है कि जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होगी। तो हमें ये जो एफ ऑफ 0 पर वैल्यू दे रखी है वो 0 दे रखी है विच इज़ लेस देन 1, ये कंडीशन भी यहाँ से होल्ड कर रही है। और दूसरी कंडीशन से हमें ये पता चल रहा है कि जो ऑर्डर है वो एटलीस्ट 2 तो है ही, 2 या 2 से ज़्यादा हो सकता है। तो n की वैल्यू या तो 2 होगी या तो 2 से ग्रेटर होगी। पॉसिबल वैल्यू पूछ रहा है कि हाफ की क्या हो सकती है। तो हमेशा, क्योंकि मैंने यहाँ से एक कंडीशन तो हमने देख ली कि फुलफिल कर रहा है, 0 पे 0 है, तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होगी। जो मोड की वैल्यू होगी वो हमेशा लेस देन इज इक्वल्स टू 1 होगी। सो फर्स्ट रिजल्ट का हम यूज़ कर लेते हैं, ये हो जाएगा मोड ऑफ एफ ऑफ जी, दिस इज़ मोड इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू जी की वैल्यू यहाँ पर किससे पूछा गया, हाफ पे पूछा गया, हाफ, और इसकी लीस्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा इसकी एफ ऑफ जी, मतलब जी यहाँ पर हो जाएगा हाफ। तो इसका जो मोड है वो लेस देन इज इक्वल्स टू 1/4 हो जाएगा, विच मीन्स कि -1/4 के इक्वल हो सकता है और इससे लेस रहेगा। ठीक है, तो ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। 1/3 नहीं हो सकता, 1/3 भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द सबसेट ऑफ R2 डिफाइंड एज A इज इक्वल्स टू XY टाइप के पेयर्स है फ्रॉम R क्रॉस R, वेयर दिस pair satisfies the condition x minus 1 into x minus 2 into y minus 3 into y plus 4 is equals to 0. And question is, which of the following statements are true? A is connected, A is compact, A is closed, and last one is A is dense. So ऐसे सारे पॉइंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस सेट में चले जाएंगे। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, x की वैल्यू जब 1 होगी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी, जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल्स टू 1 होने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, x इज इक्वल्स टू 2 होने पर भी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, y इज इक्वल्स टू 3 होने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, y इज इक्वल्स टू -4 होने पर। तो हम अगर इसका ग्राफ बनाएं तो x इज इक्वल्स टू 1, मतलब इस तरीके से इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं सारे इस सेट का पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि जैसी x की वैल्यू 1 होगी y की वैल्यू कुछ भी हो हमेशा 0 आंसर आएगा। जब x की वैल्यू 2 होगी, ये हो गया 1 के लिए, ये हो गया 2, जब भी x की वैल्यू, ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस है, तो जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तब भी इस लाइन के सारे पॉइंट्स a सेट में जा रहे हैं। y इज इक्वल्स टू 3, ये 3 मान लेते हैं। इस लाइन के भी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे सेटिस्फाई करेंगे। लास्ट इज़ y इज इक्वल्स टू -4 जो कि यहाँ पर बनेगा, इस लाइन के भी सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो पहला बोल रहा है कि A इज़ कनेक्टेड, तो आप देखो कनेक्टेड है, ये लाइन है एक, तो दूसरी लाइन ये है, दूसरी और नेक्स्ट ये है और ये है, तो आपस में ये जो सारी लाइंस हैं जो मैंने पिंक से बनाई हुई हैं वो सारी कैसी हैं, आपस में कनेक्टेड हैं। तो फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में बोल रहा है कि ए, अगर आपको ऐसे कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं इसको क्लियरली बना देती हूँ।
फिर से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और जो लाइंस हमें मिली हैं वो कुछ इस टाइप से मिली हैं। ये हो गया x इज इक्वल्स टू -3, ये हो गया 3, और ये हो जाएगा -4, और ये 1 और 2, इस टाइप से लाइन मिली है। तो आप देख सकते हो जो ग्रीन वाली लाइन है वो आपस में कनेक्टेड है। फर्स्ट करेक्ट हो गया। सेकंड बोल रहा है कि कॉम्पैक्ट होगा। कॉम्पैक्ट के लिए 2 कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। पहला है क्लोज्ड, पहली कंडीशन है कि क्लोज्ड होना चाहिए एंड बाउंडेड होना चाहिए। तो बाउंडेड तो ये नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इस सेट में आएंगे। जो कि लाइंस अनबाउंडेड होती हैं, ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, तो ये अनबाउंडेड है, ठीक है। तो ये रॉन्ग हो गया। खैर क्लोज्ड ये है, और नेक्स्ट ऑप्शन में भी क्लोज्ड ही पूछा गया है। क्लोज्ड की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लें, ए सेट का कॉम्प्लीमेंट ले लें, अगर वो ओपन है तो क्लोज्ड कहलाएगा। इन लाइंस को छोड़कर अगर हम बाकी देखें, क्योंकि ये जो ग्रीन लाइंस बनाई है तो वो ए है, और उसे आप कॉम्प्लीमेंट देखोगे तो ये बाकी का जो पोर्शन है, बाकी का जो रीजन है वो आपको मिलेगा जो कि ओपन है, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्योंकि हमें ओपन मिल गया है, इसलिए थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट इज ए इज डेंस। डेंस होने का क्या मतलब है, हमसे पूछा गया R2 पर, तो डेंस होने का क्या मतलब है कि जब हम इसका क्लोजर लें तो ये R2 के इक्वल आना चाहिए, बट ये R2 के तो इक्वल नहीं है, तो ये डेंस नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ID फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन ID फर्स्ट और थर्ड। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई थिंक अप्रॉक्स टू 13 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं लगभग, और जो कि 61 समथिंग मार्क्स बना रहा है। तो हमें 20 क्वेश्चंस का एटलीस्ट टारगेट रखना है, क्योंकि 60 में से 20 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने होते हैं। तो हम बाकी के क्वेश्चन ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया है, दूसरी वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी इशू है तो आप पूछ सकते हो। आपने देखा कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिज़ल्ट की हेल्प से हमने सॉल्व किए हैं, बट ज़रूरी नहीं होता कि अगर रिज़ल्ट मालूम है तभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो। दूसरे अप्रोच से भी उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और जो क्वेश्चन का लेवल है ऑफ कोर्स हार्ड होता है, बट अगर हमें प्रॉपर टाइम मिले और हम अच्छे से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है उस अप्रोच को फाइंड कर सकें, तो बहुत ही ईजिली सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चंस। बट प्रॉब्लम ही यही है कि टाइम का भी इशू रहता ही है। तो अगर आपको रिज़ल्ट मालूम है तो वेल एंड गुड, उससे अच्छी तो बात कोई हो ही नहीं सकती है। और अगर रिज़ल्ट मालूम होने से यहाँ पे 2-3 फैक्टर्स हैं जो बहुत हेल्प करते हैं। कि अगर रिज़ल्ट नहीं मालूम होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, पूरा सॉल्व करेंगे हम, टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, एरर आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कैलकुलेशन में कभी कभार माइनर सी मिस्टेक करके हम पूरे क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। तो जो एरर आने के चांसेस हैं, टाइम का जो इशू है, वो सब चीज़ें बस हमारी प्रैक्टिस की हेल्प से ही रिड्यूस हो सकती हैं, कि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको ये तो आइडिया लग ही जाएगा कि क्वेश्चन आपको समझ में आने लग जाएंगे, क्वेश्चन की अप्रोच आपको समझ में आने लग जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व हो या ना हो वो तो सेकेंडरी है, पर एटलीस्ट आपको क्वेश्चन तो समझ में आएगा ही। तो प्रैक्टिस ही है जो आपके काम को थोड़ा आसान कर सकता है। And best of luck, happy learning, bye bye.